जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 11 जून के करंट अफेयर। टॉपिक कौन कौन से होंगे? तो लिथियम होगा। लिथियम का नाम सुना होगा, जिसकी बैटरियाँ भी बनती हैं और आपके फ़ोन के अंदर जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है। बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक क्या होता है हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर है आरबीआई की मौद्रिक नीति, आप लोग सब लोग जानते होंगे हर 2 महीने के अंदर ये रिवाइज होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे एकदम डिटेल से। यमुना नदी आपको पता ही है, 2009 के अंदर इसको राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित कर दिया गया था यमुना को, और यह गंगा की सहायक नदी है। हम इसके बारे में जानेंगे। और विश्व महासागर दिवस, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिथियम क्या है, ठीक है। तो इसका संदर्भ क्या है वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में तेज़ी से वृद्धि होने के साथ ही इलेक्ट्रिक बैटरी निर्माताओं के लिए एक आवश्यक संसाधन लिथियम की मांग बढ़ गई है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड बढ़ रही है तो जो बैटरी बनती है वो किसकी बनती है? वो बनती है लिथियम की, ठीक है। तो इसलिए लिथियम जो धातु है उसकी डिमांड बढ़ रही है। इसका महत्व क्या है? तो महत्व देखते हैं। तो यह अनुमान है कि यदि अफ्रीकी खदानों से संपूर्ण अयस्क निकाला जाता है तो यह 60 किलोवाट आवर बैटरी वाले कम से कम 27.78 मिलियन वाहनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। मतलब अगर ये ज़्यादातर कहीं मिलता है तो वो अफ्रीकी खदानों के अंदर मिलता है, ठीक है। और वैसे भी अफ्रीका खनिजों के मामले में एक संपन्न कॉन्टिनेंट है। लिथियम के बारे में जानते हैं कि लिथियम एक्चुअली है क्या। तो लिथियम एक नरम तथा चांदी के समान सफ़ेद धातु होती है तथा मानक परिस्थितियों में यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व है। तो ये इम्पोर्टेंट इसका विशेषता है कि जो आपको ध्यान में रखना है क्या, एक तो नरम होता है, दूसरा चांदी के समान सफ़ेद होता है, तीसरा मानक परिस्थितियों में यह सबसे हल्की धातु होती है और सबसे हल्का ठोस भी होता है, तत्व होता है। सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का तत्व है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील, मतलब अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील होती है। मतलब अगर किसी के आग के पास या किसी भी ऐसी चीज़ के पास अगर जल जाए जहाँ पे जलने की पूरी संभावना होती है तो ये जल सकती है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि फ़ोन की बैटरी ज़्यादा चार्ज करने पर फूल जाती है या फ़ोन के अंदर विस्फोट भी हो जाता है, तो वो इसी के कारण है, क्योंकि ये जो लिथियम होता है वो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील पदार्थ होता है। अतः इसे खनिज तेल में संग्रहित किया जाना चाहिए। किसके अंदर संग्रहित करते हैं इसको? खनिज तेल के अंदर। यह एक क्षारीय और दुर्लभ धातु है। कौन सी धातु है? क्षारीय और दुर्लभ धातु। प्रमुख विशेषताएं एवं गुण। तो लिथियम के प्रमुख विशेषता और गुण क्या है वो एक बार देखते हैं। इसमें किसी भी ठोस तत्व की तुलना में उच्चतम विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है। मतलब किसी भी ठोस तत्व की तुलना में इसके अंदर सर्वाधिक ऊर्जा स्टोर की जा सकती है। नेक्स्ट है लिथियम का सिंगल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसे विद्युत का अच्छा संवाहक बनाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लिथियम के अंदर कौन सा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो सिंगल बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ये ज्वलनशील होता है जैसा कि अभी ऊपर अपन ने देखा, तथा हवा एवं पानी के संपर्क में आने पर विस्फोटित भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि पहले सैमसंग के जो फ़ोन आए थे नोट वाला, उसके अंदर नोट 2 में विस्फोट की घटनाएं काफ़ी देखी गई थी। तो वो इसी के कारण होता था। हवा और पानी के संपर्क में आने पर भी ये विस्फोट हो सकता है। तो अपने फ़ोन और जो भी गैजेट्स है इलेक्ट्रॉनिक जिसके अंदर लिथियम आयन बैटरी होती है उनको संभाल के रखें, पानी और हवा से बचा के रखें। अब इसका उपयोग देखते हैं कि इसका जो लिथियम का उपयोग होता है वो कहाँ कहाँ होता है। तो लिथियम नई प्रौद्योगिकी के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसका उपयोग सिरेमिक, शीशा, आजकल जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, ठीक है, उनके जो ग्लास आते हैं वो सिरेमिक आते हैं। जैसे एप्पल ने दावा किया है कि जो एप्पल 13 प्रो मैक्स है या एप्पल के जो फ़ोन आए नए वाले, उनके अंदर जो फ्रंट स्क्रीन है वो सिरेमिक की बनी हुई है। मतलब सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है ये, सबसे हार्ड। दूरसंचार और अंतरिक्ष संबंधी उद्योगों में किया जाता है।
लिथियम का सर्वाधिक उपयोग मुख्य रूप से लिथियम आयन बैटरी का निर्माण, लुब्रिकेटिंग ग्रीस, एल्युमिनियम के साथ विमान के पुर्जे बनाने में, रॉकेट प्रणोदकों के लिए उच्च ऊर्जा योजक, मोबाइल फ़ोन के लिए ऑप्टिकल मॉड्यूलर तथा थर्मोन्यूक्लियर अभिक्रियाओं में किया जाता है। तो ये इसके यूज है। एक बार फिर से देखिए मेरे साथ। लिथियम का सर्वाधिक उपयोग मुख्य रूप से बैटरी निर्माण में, लुब्रिकेटिंग ग्रीस जो ग्रीस होती है उसके अंदर, एल्युमिनियम के साथ विमान के पुर्जे बनाने में, रॉकेट प्रणोदकों के लिए उच्च ऊर्जा योजक, मोबाइल फ़ोन के लिए ऑप्टिकल मॉड्यूलर तथा थर्मोन्यूक्लियर अभिक्रियाओं में किया जाता है। अब इसका नियत पदार्थ क्या है, मतलब जो प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस होते हैं वो क्या है। थर्मोन्यूक्लियर अनुप्रयोगों के कारण लिथियम को परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत नियत पदार्थ मतलब प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस के रूप में घोषित किया गया है। मतलब इसका मतलब ये है कि इस अधिनियम के तहत आप इसका यूज कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अधिनियम के अंतर्गत देश के विभिन्न भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में लिथियम की खोज के लिए AMD को अनुमति प्रदान की गई है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत नियत पदार्थ का तात्पर्य है केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित उन पदार्थों से होता है जो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन या उसके उपयोग अथवा इससे संबंधित पदार्थों जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, थ्योरियम, बेरिलियम, ड्यूटेरियम या उनके यौगिकों के अनुसंधान में उपयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, तो हमने लिथियम के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं बिम्स्टेक के बारे में। आप सब लोग जानते होंगे, सब लोग इससे परिचित होंगे, तो एक बार फिर से रिवीजन के पर्पज से देखिए इसको। ठीक है। तो बिम्स्टेक क्या है, तो बिम्स्टेक है, ये देखिए इसके अंदर कितने देश शामिल हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इंडिया का फ्लैग है। ठीक है। तो इंडिया भी बिम्स्टेक के अंदर शामिल है। तो ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, मतलब तकनीकी आधार पर और आर्थिक आधार पर एक देशों का सहयोग है। ठीक है। ये इंडिया देखिए, ये नेपाल, भूटान, ये म्यांमार, और यहाँ पे देखिए ये बांग्लादेश है, ये थाईलैंड है, श्रीलंका के अंदर अभी आर्थिक संकट चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ बिम्स्टेक क्या है, तो अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब ये जो इसके अंदर जो 7 मेंबर शामिल हैं वो पूरे विश्व की जनसंख्या का 22% का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंबाइंड GDP ऑफ $2.7 ट्रिलियन, इन 7 देशों की जो GDP है वो 2.7 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। 1/4 यानी कि 1/4 द वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स क्रॉस द बे एवरी ईयर, मतलब पूरे संसार में जितना भी वस्तुओं का व्यापार होता है उसका 1/4 तो बंगाल की खाड़ी से ही होता है। 6 फोकस एरियाज कौन कौन से, जो 6 फोकस एरिया है वो कौन कौन से, एक तो ट्रेड व्यापार, टेक्नोलॉजी तकनीकी, एनर्जी ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट यातायात, टूरिज्म पर्यटन और फिशरीज यानी कि मछली उद्योग। तो ये 6 इसके महत्वपूर्ण फोकस एरिया है किसके, बिम्स्टेक के। अब संदर्भ देख लेते हैं कि बिम्स्टेक का संदर्भ क्या है। तो 6 जून वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के साथ 25 साल पूरे हो गए हैं किसको, बिम्स्टेक को। कितने साल, 25 साल पूरे हो गए, क्योंकि ये 6 जून को स्थापित किया गया था। कब, 1997 में। कौन से घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से। इस घोषणा पत्र के द्वारा बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग यानी कि BISTEC के नाम एक साधारण समूह की शुरुआत की गई थी। बाद में इस समूह में नेपाल, भूटान और म्यांमार 3 देश और शामिल हो गए। तो टोटल कितने सदस्य हैं इसके, तो 7 सदस्य हैं। इसकी उपलब्धियां देखते हैं, तो उपलब्धियां क्या क्या हैं। तो बिम्स्टेक की उपलब्धियां हैं, बिम्स्टेक द्वारा सहयोग क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब जो 7 देश हैं उनके जो सहयोग क्षेत्र हैं, जैसे 6 फोकस क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। इन सहयोग क्षेत्रों की संख्या शुरुआती अप्रबंधनीय 14 क्षेत्रों से घटकर अधिक प्रबंधनीय 7 सहयोग क्षेत्र कर दी गई है। कितने कर दी है, 7। कितने से, 14 से, मतलब हाफ कर दी।
प्रत्येक सदस्य देश को एक सहयोग क्षेत्र निर्दिष्ट किया गया है जिसमें वह अग्रणी देश के रूप में कार्य कर रहा है। मतलब 7 देश, 7 फोकस एरिया, सबको एक एक बांट दिया कि उसी के अंदर आप ज़्यादा अपना जो तकनीक है वो इस्तेमाल करके अग्रणी रूप में काम कीजिए। बिम्स्टेक द्वारा अपने सचिवालय को मजबूत करने के उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ सदस्य देशों ने अभी तक इसे पर्याप्त कर्मियों के रूप में अपना सहयोग नहीं दिया है। आतंकवाद समूह ने आतंकवाद का मुकाबला करने, सुरक्षा सहयोग स्थापित करने और मानवीय सहायता और आपदा राहत के बेहतर प्रबंधन के लिए तंत्र तथा प्रथाओं को बनाने में भी प्रगति दर्ज की है। तो ये प्रमुख उपलब्धियां किसकी? बिम्स्टेक की। नेक्स्ट है कि आगे की चुनौतियां क्या है बिम्स्टेक के सामने। तो ये समूह यानी कि बिम्स्टेक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के 18 साल बाद भी एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता तैयार करने में निरंतर असमर्थ रहा है। मतलब ये सात इसके मेंबर हैं, तो ये आपस में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता लागू करने में भी अभी तक असमर्थ रहा है। मतलब अगर ये आपस में भी व्यापार करते हैं तो भी इनको टैक्स देना पड़ता है। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा समर्थित कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान को अपनाने के बावजूद कनेक्टिविटी मामले में अब तक केवल सीमित प्रगति ही हासिल हुई है। बिम्स्टेक विकास कोष की स्थापना की दिशा में कार्रवाई अभी न्यूनतम है। ठीक है, जो बिम्स्टेक विकास कोष कहने का मतलब जो सात सदस्य हैं उनको अगर कभी आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ से वित्त की सिफारिश कर सकता है अपनी उस स्थिति से उबरने के लिए। लेकिन अभी ये न्यूनतम जो इसकी कार्रवाई है वो भी न्यूनतम है, अभी अस्तित्व में नहीं आया। अब देखते हैं कि बिम्स्टेक एक्चुअली है क्या। तो बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कितने देशों का? 7 देशों का। ये याद रखिए कि पूछ लेते हैं कभी कभी। वर्ष 1997 में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में एकीकृत करने के प्रयास में इस समूह की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1997 में। मूल रूप से इस समूह में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। शुरुआत में मूल रूप से कितने देश शामिल थे? तो 4 देश शामिल थे। कौन कौन से? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। बाद में 3 देश और शामिल हो गए। कौन कौन से? म्यांमार, नेपाल और भूटान। तो टोटल 7 हो गए। बिम्स्टेक में अब दक्षिण एशिया के 5 देश और आसियान के 2 देश शामिल हैं तथा यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु यानी कि एक ब्रिज के जैसे काम करता है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जिसके बिम्स्टेक के अंदर 7 देश शामिल है, 7 सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें 5 देश तो दक्षिण एशिया के हैं और आसियान जो आसियान संगठन है उसके अंदर से 2 देश शामिल हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई बार क्या है स्टूडेंट का ध्यान नहीं जाता इस पर। तो ये पूछ लेते हैं कि बिम्स्टेक के अंदर दक्षिण एशिया के अंदर शामिल कितने देश शामिल हैं? तो वो है 5, जबकि आसियान के कितने देश शामिल हैं? तो वो है 2। इस समूह में मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के सभी प्रमुख देश शामिल हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से शामिल नहीं है? तो मालदीव शामिल नहीं है, अफगानिस्तान शामिल नहीं है और पाकिस्तान शामिल नहीं है। बिम्स्टेक का महत्व देखते हैं। बिम्स्टेक क्षेत्र जो है, ठीक है, उसका महत्व क्या है? तो बिम्स्टेक के 7 देशों तथा इसके आसपास में विश्व की कुल आबादी का लगभग 5वां यानी कि 22%, जैसा कि अभी ऊपर अपन ने पिक्चर के अंदर देखा था, निवास करता है और इसका संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद $2.7 ट्रिलियन के करीब है। बंगाल की खाड़ी प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, जैसे कि आपको पता है, जिसका अभी तक दोहन नहीं किया गया है। विश्व में व्यापार की जाने वाली कुल सामग्री का लगभग 1/4 भाग प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। अब भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व क्या है? इस क्षेत्र में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के लिए यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिम्स्टेक न केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों को जोड़ता है, बल्कि महान हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी परस्पर संबंध करता है। जो महान हिमालय है, ठीक है, और जो बंगाल की खाड़ी है, उन दोनों की जो प्राकृतिक संसाधन है उसके बीच में भी संबंध स्थापित करता है। भारत के लिए
यह नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट की प्रमुख विदेश नीति प्राथमिकताओं को कार्यान्वित करने के लिए एक प्राकृतिक मंच है। कौन कौन सी नीति? नेबरहुड पॉलिसी और एक है एक्ट ईस्ट। ये प्रमुख विदेश नीति प्राथमिकताओं को कार्यान्वयन करने के लिए एक प्राकृतिक मंच है। नई दिल्ली के लिए बिम्स्टेक से संबंधता का एक प्रमुख कारण इस क्षेत्र की विशाल संभावना है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग खोलती है। लगभग 300 मिलियन लोग या भारत की लगभग 1/4 आबादी बंगाल की खाड़ी से सटे 4 तटीय राज्यों। अब बंगाल की खाड़ी से सटे भारत के 4 तटीय राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में निवास करती है। कितने? 300 मिलियन लोग, यानी कि 30 करोड़। रणनीतिक दृष्टिकोण से बंगाल की खाड़ी, जो कि मलक्का जल डमरू मध्य यानी कि जलसंधि, मलक्का जलसंधि के लिए एक की फनल की भांति है। कौन? बंगाल की खाड़ी। लगातार प्रभावशाली होते जा रहे चीन के लिए हिंद महासागर तक अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए एक प्रमुख थिएटर के रूप में उभरा है। चूंकि चीन द्वारा हिंद महासागर में पनडुब्बियों तथा जहाज़ों की आवाजाही में बढ़ोतरी सहित बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में प्रभुत्व जमाने वाली गतिविधियां की जा रही है, ऐसे में बिम्स्टेक देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना भारत के हित में होगा। अब नेक्स्ट है आरबीआई की मौद्रिक नीति। आप सब लोग इससे परिचित हो गए कि जो मौद्रिक नीति होती है प्रत्येक 2 महीने में आरबीआई द्वारा रिवाइज की जाती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जो 4+-2 इतनी आरबीआई की जो लिमिट होती है वो होती है रेपो रेट के लिए और रिवर्स रेपो रेट के लिए, यानी कि आरआर और RRR। ये RRR वाला मूवी वाला नहीं है, ये रिवर्स रेपो रेट है आरबीआई द्वारा। तो क्या है हम देखते हैं। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में आयोजित अपनी द्विमासिक यानी कि 2 महीने में नीति समीक्षा बैठक में प्रमुख रेपो दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि की गई है। हालांकि नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR केस रिजर्व रेशो में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो केस रिजर्व रेशो क्या होता है? बैंकों द्वारा आरबीआई के पास कुछ धनराशि जमा कराई जाती है, मतलब बैंकों का जो NDTL होता है उसका कुछ % आरबीआई के पास जमा कराया जाता है केस रिजर्व रेशो। उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है आरबीआई के द्वारा। अब जो समायोजक नीति को वापस लेना होता है, ये समायोजक नीति क्या है आइए देखते हैं। मौद्रिक नीति समिति द्वारा मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर बनाए रखने को सुनिश्चित करने तथा आगे बढ़कर विकास को सहयोग करते हुए इन सुविधाओं को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है, ठीक है। तो ये इंग्लिश के अंदर है। ये स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि आरबीआई द्वारा उदार मुद्रा एकमोडेटिव स्टैंस जारी रखने के मूड में नहीं है और अगस्त 2022 में होने वाली मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक में ब्याज दरों में वृद्धि किए जाने की संभावना। जब ब्याज दरों में अगर वृद्धि हो जाएगी तो जो लोन का जो प्रोसेस होता है वो कम हो जाएगा, मतलब लोग बाग लोन कम लेंगे, इससे जो तरलता है बाजार के अंदर वो कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है उदार नीतिगत मुद्रा का तात्पर्य क्या है। उदार नीतिगत मुद्रा का तात्पर्य क्या है? उदार नीतिगत मुद्रा अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस का तात्पर्य है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने के लिए तैयार है। केंद्रीय बैंक उदार नीति अवधि के दौरान ब्याज दरों में कटौती करने के लिए तैयार रहती है। अब जैसे ब्याज दरों में अगर कटौती हो जाएगी तो लोन लोग बाग अधिक लेंगे तो तरलता बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप कनेक्ट करके इसको देखिए। अब देखते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। अभी बताया था ना मैंने रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई द्वारा लिमिट के अंदर जारी किया जाता है 4+-2 के अंदर। तो देखते हैं क्या है रेपो रेट। रेपो का तात्पर्य पुनर्खरीद विकल्प यानी कि रीपर्चेजिंग ऑप्शन होता है। रेपो रेट उस दर को संदर्भित करते हैं
जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं धन की कमी के मामले में आरबीआई से धन उधार लेते हैं। रेपो रेट का मतलब ये है जो आरआर होती है उससे अगर वाणिज्यिक बैंक जो कॉमर्शियल बैंक है उनके पास अगर वित्त की कमी हो जाती है, धन की कमी हो जाती है, तो वो आरबीआई से धन उधार लेते हैं। रेपो रेट मुद्रास्फीति को नियंत्रण, जो मुद्रास्फीति है इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, उसको नियंत्रण रखने हेतु आरबीआई के मुख्य उपकरणों में से एक है। मतलब ये एक तरह का उपकरण है किसको, मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए। अब देखते हैं कि मौद्रिक नीति समिति के बारे में, इसके अंदर कैसी इसकी संरचना है और वो सब कैसे डिसाइड करती है। केंद्र सरकार द्वारा गठित आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी का कार्य रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर जैसे उपकरणों का उपयोग करके मौद्रिक नीति तैयार करने का एक समिति है। इसका गठन भारत की केंद्र सरकार द्वारा 1934 में संशोधित आरबीआई अधिनियम की धारा 45 ZB के तहत किया गया था। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूछते भी नहीं है। हाँ, ये जरूर याद करना है कि गठन भारत की केंद्र सरकार द्वारा 1934 में इसका किया गया था। अब देखते हैं कार्य, एमपीसी का क्या कार्य है। तो मौद्रिक नीति समिति को सीमांत स्थायी सुविधा यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और चल निधि समायोजन सुविधा यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी सहित विभिन्न नीतिगत दरों को तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसके कार्य आपसे पूछे जा सकते हैं कि एमपीसी के क्या क्या कार्य हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या कार्य हैं। तो इसके कार्य हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, चल निधि समायोजन सुविधा यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी सहित विभिन्न नीतिगत दरों को तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब देखते हैं मौद्रिक नीति की संरचना, मतलब इसके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इस समिति में 6 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 6 सदस्यों में से जो 3 सदस्य होंगे, कितने? 3 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। इस समिति में किसी भी सरकारी अधिकारी को मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। टोटल तो सदस्य कितने होते हैं? तो 6 होते हैं, जिनमें से 3 भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा, ना कि निर्वाचित। तो ये शब्दों को ध्यान रखिएगा, मनोनीत किया जाएगा ना कि निर्वाचित। और जो सदस्य होंगे, ठीक है, वो सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे। किसी भी प्रकार का सरकारी कर्मचारी इस समिति के अंदर शामिल नहीं होगा। समिति के अन्य 3 सदस्य आरबीआई से शामिल किए जाएंगे। अन्य 3। आरबीआई का गवर्नर मौद्रिक नीति समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन सा? पदेन। जैसे राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, वैसे ही। मौद्रिक नीति के प्रभारी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर इस समिति के सदस्य होंगे। साथ ही केंद्रीय बैंक के कार्यकारी निदेशक भी इस समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। अब देखते हैं सदस्यों का चयन और कार्यकाल कितना होता है। सबसे पहले देखते हैं चयन की प्रक्रिया क्या होती है। तो मौद्रिक नीति समिति के लिए सरकार द्वारा मनोनीत, कितने मनोनीत? 3 किए जाने वाले सदस्यों का चयन कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में रिजर्व बैंक के गवर्नर और आर्थिक मामलों के सचिव एवं अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में 3 विशेषज्ञ सदस्यों की एक खोज सह चयन समिति द्वारा किया जाता है। मतलब अगर इन 3 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है तो उसके लिए भी एक चयन समिति होती है। कार्यकाल, मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों को 4 साल, कितने साल? 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब एक बार अगर कोई सदस्य एमपीसी का सदस्य बन जाता है तो वो दोबारा यानी कि पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं रखेगा। अब देखते हैं समिति का निर्णय प्रक्रिया कैसे होती है। मौद्रिक नीति समिति के निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। समिति के प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होगा। मतलब जैसे 6 सदस्य हैं, ठीक है, और जो निर्णय लिए जाएंगे वो बहुमत के आधार पर होंगे।
मतलब जैसे 3 दिन हो गए, ठीक है, तो एक गवर्नर का 2 मत देने का अधिकार होता है इसके अंदर, ठीक है। तो गवर्नर मत दे के जिसको भी वो मत देगा तो वो निर्णय माना जाएगा। आरबीआई के गवर्नर की भूमिका क्या होती है? तो आरबीआई गवर्नर समिति की अध्यक्षता करेंगे। हालांकि गवर्नर के पास समिति के अन्य सदस्यों को खारिज करने के लिए वीटो शक्ति नहीं होगी, किंतु बराबर मत होने की स्थिति में उनका मत निर्णायक होगा, जैसा कि अभी मैंने बताया। आरबीआई की मौद्रिक नीति के बारे में, मौद्रिक नीति शब्द का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक की उस नीति से है जिसके तहत जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को प्राप्त करने और मुद्रास्फीति दर को कम करने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा अपने नियंत्रण में आने वाले मौद्रिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत आरबीआई को मौद्रिक नीति बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये शक्ति किसके पास है? केवल और केवल आरबीआई के पास है। मौद्रिक नीति के लक्ष्य क्या क्या है? तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, और मूल्य स्थिरता संधारणीय वृद्धि की आवश्यकता की पूर्व शर्त होती है। दूसरा लक्ष्य क्या है? चक्रवर्ती समिति द्वारा यानी कि एमपीसी के द्वारा, चक्रवर्ती समिति से आप कंफ्यूज मत होइए, तो एमपीसी को ही चक्रवर्ती समिति कहते हैं। तो चक्रवर्ती समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार भारत की मौद्रिक नीति की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं जैसे कि मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास, इक्विटी, सामाजिक न्याय और नए वित्तीय उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करने जैसे पहलू इसके अंदर शामिल हैं। मौद्रिक नीति के लक्ष्य के अंदर भारत सरकार द्वारा भारत की जीडीपी के विकास दर में तेजी लाने की कोशिश की जाती है। किसके द्वारा? मौद्रिक नीति के द्वारा। जबकि आरबीआई मुद्रास्फीति की दर को एक स्थायी सीमा के भीतर लाने की कोशिश में रहता है। अपने मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति समिति देश के समक्ष मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक आदर्श नीति ब्याज दर निर्धारित करती है। अब देखते हैं कि मौद्रिक नीति की लिखतें एवं उनका प्रबंधन कैसे होता है। मौद्रिक नीति लिखत यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अर्थात गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मात्रात्मक लिखतों यानी कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की सूची में ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी कि OMO, बैंक रेट यानी कि BR, रेपो रेट RR, रिवर्स रेपो रेट RRR, कैश रिजर्व रेशो यानी कि CRR, वैधानिक लिक्विडिटी रेशो यानी कि SLR, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF शामिल होते हैं। किसके अंदर? क्वांटिटेटिव के अंदर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक लिखतों के अंदर क्या क्या शामिल होता है। तो देखिए, OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि MSF और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि LAF, ये मात्रात्मक लिखतों के अंदर शामिल होते हैं। अब गुणात्मक लिखतों के अंदर क्या क्या है? तो इसके तहत प्रत्यक्ष कार्रवाई, मार्जिन मनी में परिवर्तन और नैतिक दबाव, मोरल सुसेशन शामिल होते हैं। तो ये हमने देख लिया पूरा किसके बारे में? आरबीआई की MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, मौद्रिक नीति समिति के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने देख ली। अब देखते हैं यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी आपको पता है सबको कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन सी है? तो वो है यमुना नदी। तो यमुना नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपुर शिखर के पास यमुनोत्री नामक स्थान से, जो ग्लेशियर है यमुनोत्री, वहाँ से ये निकलती है। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से प्रवाहित होने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। तो सबसे पहले इस नदी के बारे में क्या याद रखना है? एक तो ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, दूसरी निकलती कहाँ से है?
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपुर शिखर के पास एक यमुनोत्री नामक ग्लेशियर है, तो वहाँ से निकलती है। कौन कौन से राज्य से निकल के बहती है ये? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये गंगा से मिल जाती है। प्रयागराज का आपको पता ही है, नाम बदल दिया गया था। इससे पहले इसका प्रयागराज का नाम क्या था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रयागराज का नाम पहले क्या था। चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो वो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और यमुना किसकी है? तो यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो ये हमने 11 जून के वो देखे करंट अफेयर। अब इसके अंदर एक लास्ट रह गया है, विश्व सागर दिवस 2022 क्या है ये देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यानी कि UNO द्वारा विश्व महासागर दिवस 2022 मनाया गया है। द ओशियन कंसेप्ट कनेक्ट्स, सस्टेन्स एंड सपोर्ट्स अस ऑल बट इट्स हेल्थ इज एट ए टिपिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब है वो भी देखते हैं। हर साल कितने जून को? 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने एक दिन पहले ही ये पढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। और इसकी थीम क्या है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो विश्व महासागर दिवस है हर साल 8 जून को मनाया जाता है। तो 2022 की थीम क्या है? पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई यानी कि रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। विश्व महासागर दिवस की अवधारणा को पहली बार 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अंदर इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था? 1992 के जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ है ब्राज़ील के अंदर, वहाँ पर इसको प्रस्तावित किया गया था। महासागरों का महत्व क्या है? तो वो देखते हैं कि हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है और जो हमारा जीवन है उसके अंदर महासागरों का क्या महत्व है। पृथ्वी की सतह के 71% हिस्से पर महासागर है और ग्रह के कुल पानी का 97% हिस्सा महासागरों में पाया जाता है। तो दोनों फैक्ट इंपोर्टेंट है कि पृथ्वी की सतह के 71% हिस्से पर महासागर है, सतह के, पृथ्वी की सतह के, जबकि ग्रह के यानी कि पृथ्वी के कुल पानी का 97% हिस्सा महासागरों में पाया जाता है। महासागर विश्व का पेट बढ़ने में मदद करते हैं और अधिकांश ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन प्रदान कैसे करते हैं? जो एल्गी होता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। महासागरों में विभिन्न प्रकार के जीवन रक्षक औषधियाँ यौगिकों की खोज की गई है, जिनमें सूजन रोधी और कैंसर रोधी दवाएं भी शामिल हैं। महासागर विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि लगभग 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है और यह लाखों लोगों के लिए रोजगार का स्रोत भी है। इसलिए ये विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। अब महासागरों पर क्या क्या खतरा है वो देखते हैं। जीवाश्म ईंधन के व्यापक उपयोग के कारण प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ने, आक्रामक प्रजातियां और समुद्र की बढ़ती अम्लता महासागरों के लिए खतरा बन चुकी है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक खतरा तो है प्लास्टिक कचरा, भी आज महासागरों के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि महासागरों के लिए कोई सबसे बड़े खतरे के रूप में अगर कोई उभरा है तो वो क्या है? प्लास्टिक कचरा। क्या है? प्लास्टिक कचरा। तो ये हमने देख लिया। क्या क्या देख लिया हमने देख लिया लिथियम, ठीक है, लिथियम देख लिया, बिम्स्टेक देख लिया, RBI की मौद्रिक नीति देख लिया एकदम डिटेल के अंदर, यमुना नदी की देख लिया, और अंत में क्या देखा? विश्व महासागर दिवस जो कि 8 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम 2022 की थीम क्या है वो भी हमने देख ली। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेस्ट प्लस के नाम से। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम लिंक पे जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।